नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और 15 अगस्त आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस यानी विज्ञान में आपकी तीनों विज्ञानी हो गई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉप 201 प्रश्नों की रामबाण सीरीज लेकर आए हैं। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीरीज है और यह विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर बताना है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और अगर आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। और अगर आपसे पूछा जाए कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो Na2CO3 होता है और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जेनेटिक्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल हैं। कौन है? मेंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है। तो इसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो ये मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर बताना है कि किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। तो ये अस्त को पार नहीं कर सकती हैं। अस्त को कहते हैं हड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो ये दांतों और मसूड़ों में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये किसके द्वारा परिवर्तित करता है पौधा, तो ये श्वसन क्रिया के द्वारा परिवर्तित करता है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो यहाँ पर बताना है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम्स की संख्या होती है। तो यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये 46 होती है। और अगर आपसे पूछे जोड़े में, तो जोड़े में कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत रक्षा करती है। तो यहाँ पर बताना है कि ओजोन परत किसकी रक्षा करती है। तो ये सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ओजोन परत ये सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी मंडल में, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी मंडल में? समताप मंडल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ पर बताना है कि ब्लड ग्रुप में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर को कहते हैं हिंदी में सर्वदाता। तो कौन सा है? ओ ग्रुप है। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाग्राही कौन सा होता है, तो सर्वाग्राही होता है AB, ब्लड ग्रुप AB। जो सर्वदाता रक्त समूह होता है, तो ये अपना ब्लड दूसरे को दे सकता है लेकिन दूसरे से ले नहीं सकता है। और जो ये सर्वाग्राही AB ग्रुप होता है, तो ये अपना दूसरों से ले सकता है, दूसरों को दे नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। आयोडीन को कहते हैं नमक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है। तो यहाँ पर बताना है कि मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी में सर्जन क्या निकालता है। तो ये लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ निकालता है। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ निकालता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। तो ये यकृत है। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इनको जरूर देख कर जानना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो ये आपका पीला रंग देता है सबसे ज़्यादा दिए को दर्शनीयता। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? तो ये ओम में मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, ये ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि के दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दोष दृष्टि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें निकट दोष दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर बताना है कि अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर पूछा गया कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो ये रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? तो ये तना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो यहाँ पर बताना है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये जबड़े की हड्डी होती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मानो शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो ये कान में होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज, स्टेपीज हड्डी, ये कान में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये सबसे बड़ी हड्डी होती है ये फीमर, फीमर हड्डी। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। आपको ये भी बातें याद रखनी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो यहाँ पर बताना है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? तो ये प्रोटीन का यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो यहाँ पर बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इनका 120 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो यहाँ पर बताना है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन से होते हैं? तो यहाँ पर होता है सर्वदाता होता है O ग्रुप तथा सर्वग्राही AB ग्रुप होता है। अगर आप जैसे सर्वदाता तो ब्लड ग्रुप O होता है और सर्वग्राही तो AB होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? तो यहाँ पर बताना है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? वृक्क अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो यहाँ पर बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो ये तंत्रिका तंत्र होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित होते हैं? तो ये आँख से संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो यहाँ पर बताना है कि पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर बताना है कि जड़ों के रूपांतरण का कौन सा उदाहरण होता है? तो ये आपका हो गया यहाँ मूली, गाजर और शकरकंद, ये जड़ों के रूप में पाई जाती हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है कि तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर हो गया आलू, अदरक और प्याज। अगर आपसे पूछा जाए कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मूली, गाजर और शकरकंद। और तने के रूप में रूपांतरण का उदाहरण है तो आलू, अदरक और प्याज। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो यहाँ पर बताना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किसके द्वारा वो संतुलित होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। और अगर आप पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, दूसरे नंबर पर है, तो ये 21% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर बताना है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये माइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पर बताना है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है। तो यहाँ पर बताना है कि इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है, तो ये अग्न्याशय के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पर बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पर बताना है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत तो गाजर हो गया, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जठर रस में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि जठर रस में क्या पाया जाता है, जो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी किस में मौजूद होते हैं, तो ये कवक और शैवाल में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पर बताना है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लोहा है। लोहा को आयरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरन। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो यहाँ पर बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का, इसको कहते हैं MIC गैस का। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो आपकी ये 1984 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये इसका MIC का हुआ था, MIC गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि थर्मस और फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहने का कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो यहाँ पर बताना है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो इसको कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष फ्रीजर में उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष फ्रीजर में से उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है जिससे यह संवहन द्वारा समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। किस लिए लगाया जाता है, जिससे यह संवहन धारा समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है। तो यहाँ पर बताना है कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है।
इसलिए भर जाती है क्योंकि जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है कि यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा। तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। क्या होगा, तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बताना है कि यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा और फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ का दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बताना है कि बर्फ़ का दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका गलनांक घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से होता है। तो यहाँ पर बताना है कि जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है, तो यह किस कारण से होता है। तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। किस बल के कारण होता है, तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी तक लाया जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी तक लाया जाता है तो क्या होगा, तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर बताना है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। कब पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न पेपर देने जाने से पहले जरूर देख कर जाएँ। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बताना है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समय 2 गुना हो जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समय 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा, तो 310 केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। तो यहाँ पर बताना है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, तो गामा रे निकलती है, तो गामा किरणें निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर बताना है कि आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति किसे कहा जाता है, तो ये बैक्टीरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बैक्टीरिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि मध में से संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी ग्रंथि मध में से संबंधित है, तो ये पैंक्रियाज ग्रंथि मध में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो यहाँ पर बताना है कि कर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है, तो ये नेत्र का है, नेत्र यानी आँख का है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो युक्ति है बदलने की। तो यहाँ पर बताना है कि डायनेमो युक्ति बदलने किसकी है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जो डायनेमो होता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो यहाँ पर बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको कहते हैं CO2। क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा मापा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि विद्युत धारा मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो ये आमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बताना है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो ये लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो ये सूर्य प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, तो ये सीमेंट तैयार की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर बताना है कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है अमोनिया गैस तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वायरस में, तो ये लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर बताना है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो ये 47 होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय नमक का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है कि क्षारीय नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षारीय नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स बीमारी फैलती है? तो यहाँ पर बताना है कि एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो ये वायरस के द्वारा, वायरस के मतलब विषाणुओं के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको खाने के सोडा के नाम को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर बताना है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी, तो ये आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी का धन ध्रुव है? तो यहाँ पर बताना है कि बैटरी का धन ध्रुव कौन सा है, तो ये एनोड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक? तो यहाँ पर बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो ये चांदी होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैजा फैलने का कारण क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि हैजा फैलने का कारण क्या है, तो ये जीवाणु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है? तो यहाँ पर बताना है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, तो ये 25 होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीटर का तार बना होता है? तो यहाँ पर बताना है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ये 8 हो सकती है अधिकतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर बताना है कि अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो यहाँ पर बताना है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो ये 55% भाग प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो यहाँ पर बताना है कि 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, तो ये लगभग 1.5 लीटर का 1.5 लीटर। मनुष्य 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बताना है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों के अध्ययन क्या कहा जाता है, तो फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, फूलों के अध्ययन को। अगर आपसे पूछा जाए फूलों के अध्ययन को, तो पोमोलॉजी, और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? यहाँ पर बताना है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, तो ये क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? यहाँ पर बताना है कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है।
चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये रतौंधी बीमारी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो यहाँ पर बताना है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ये हैलोजन वर्ग का होता है। किस वर्ग का होता है? हैलोजन वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? तो यहाँ पर बताना है कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं वर्षा की बूंदें। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खून की कमी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लो नहीं, यहाँ पर को होगा। खून की कमी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये एसी पर्पज में किया जाता है। किस में किया जाता है? एसी पर्पज में किया जाता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो ये इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर बताना है कि स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है? उसमें उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। क्या उपस्थित रहता है स्टेनलेस स्टील में? क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। चलिए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, हम साइंस के टॉप 201 प्रश्नों की रामबाण सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो ये टाइफाइड फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है रेक्टिफायर का। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या होता है, तो उसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है, तो ये हाइड्रोजन का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी, तो यहाँ पर बताना है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा, तो उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के खट्टा होने का कारण क्या? तो यहाँ पर बताना है कि दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो यहाँ पर बताना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो ये नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने % पाई जाती है, तो ये 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने % होती है? तो यहाँ पर बताना है कि गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने % होती है, तो ये 60% होती है। कितने % होती है? 60% गाय के दूध में पानी की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर को नियंत्रण करने में कौन सा सहायक होता है? तो यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर को नियंत्रण करने में कौन सा सहायक होता है, तो ये आपका मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क मानव शरीर को नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो टीका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर बताना है कि पोलियो टीका की खोज किसने की थी, तो ये सॉल्क ने की थी पोलियो टीका की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो यहाँ पर बताना है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है? तो यहाँ पर बताना है कि जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है, तो ये विभवांतर की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? विभवांतर की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन मेटल का संघटक है। तो यहाँ पर बताना है कि गन मेटल का संघटक कौन सा होता है? गन मेटल में तांबा होता है, टिन और जिंक। तो गन मेटल में क्या पाया जाता है? तांबा, टिन और जिंक पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का ROM, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म, तो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूछा जाए तो रोम का रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है तो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं CPU। क्या कहते हैं? CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रकलन इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या? तो यहाँ पर बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो ये वेबर होती है। क्या होती है? वेबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर बताना है कि DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ पर बताना है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर बताना है कि 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? तो ये 10 लाख वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 लाख वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है? तो यहाँ पर बताना है कि 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है? तो उसका मान होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पर बताना है कि जब सूरज अस्त होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर बताना है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर बताना है कि मनुष्यों के लिए जो शोर की सह सीमा होती है लगभग कितनी होती है? तो ये 85 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 85 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर बताना है कि टंगस्टन की खोज किसने की थी? तो ये WR ब्रदर्स ने की थी। कब की थी? तो ये 1783 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1783 ईस्वी में WR ब्रदर्स ने टंगस्टन की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोजन लैम्प का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो यहाँ पर बताना है कि हैलोजन लैम्प का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो ये टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा या डायरेक्ट करेंट DC को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करेंट AC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बताना है जो डायरेक्ट करंट होता है DC को प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करेंट AC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो सामान्यतः घरों में किया जाता है जो DC को AC में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि पायरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? अत्यधिक उच्च तापमान मापने में किया जाता है। किस में किया जाता है? अत्यधिक उच्च तापमान नापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका ये ट्यूमर के इलाज में किया जाता है आर्सेनिक 74 का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो यहाँ पर बताना है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा थोरियम। कौन सा? थोरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर बताना है कि जो कार्बन 14 होता है समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो ये F किल्वी ने की थी। किसने की थी? F किल्वी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है?
तो ये बुध ग्रह है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही होता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन से दो ग्रह हैं? पहला है बुध है, दूसरा है कौन सा? शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पर बताना है कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है क्या उत्सर्जित करता है, तो ये अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणों के सिंबल कौन से होते हैं, तो अल्फ़ा का ये होता है और बीटा का क्या होता है, तो ये बीटा का हो गया और गामा का ये होता है। ये हो गया अल्फ़ा का, ये बीटा का और ये गामा का सिंबल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, तो यहाँ पर बताना है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन सा होता है, तो ये होता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो ये Fe2 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? Fe2 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, तो यहाँ पर बताना है कि जो तांबा का शत्रु होता है किस तत्व को कहा जाता है, तो ये गंधक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंधक को। क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो यहाँ पर बताना है चांदी का जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो ये अर्जेटाइट से किया जाता है। किससे? अर्जेटाइट से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर बताना है कि जो हॉलमार्क का चिन्ह होता है किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो ये स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेवकूफ़ों या मूर्खों का सोना के नाम से कौन जाना जाता है, तो यहाँ पर बताना है कि जो बेवकूफ़ों या मूर्खों का सोना के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये पायराइट से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? पायराइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बताना है जो संचायक बैटरियाँ होती हैं उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, तो यहाँ पर बताना है किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, तो ये ऑक्सीजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणवायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर बताना है जो रसायनों का सम्राट होता है किसे कहा जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम की खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पर बताना जो हीलियम की खोजकर्ता कौन है, तो ये हैं पीरे जॉनसन और जोसेफ नॉर्मन लॉकियर। कौन है? पीरे जॉनसन और जोसेफ नॉर्मन लॉकियर। इन्होंने हीलियम की खोज कब की थी? 18 अगस्त 1868 में की थी। कब की थी? 18 अगस्त 1868 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो यहाँ बताना कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, इसका कारण क्या है, तो गुब्बारों में कारण है हाइड्रोजन से हल्की गैस होती है। क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर बताना है जो टमाटर जो सॉस होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है, जो मानव के गुर्दे होते हैं उसमें बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी का तत्व क्या है, तो यहाँ बताना है जो पीवीसी होती है उसका तत्व क्या होता है, उसका तत्व होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेन कोट बनाया जाता है, तो यहाँ पर बताना है कि रेन कोट बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है रेन कोट जो होता है, तो ये पॉलीकार्बोनेट्स का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स का बनाया जाता है जो रेन कोट होता है, जो हम बारिश में पहनते हैं, बारिश से बचने के लिए रेन कोट पहना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण, तो यहाँ पर बताना जो लाल सागर होता है उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण उसका लाल रंग होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कोर्टिकोलस। क्या कहा जाता है, कोर्टिकोलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो यहाँ पर बताना है जो गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोप्रोफिलस कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताना है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है, तो ये जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है जो तंबाकू की पत्तियाँ होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। तो यहाँ पर बताना है जो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, तो ये फफूंदी होता है। कौन सा होता है, फफूंदी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर बताना है जो चाय होती है उसमें लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो ये हरी शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है, हरी शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र। तो यहाँ पर बताना है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होता है, तो ये सागर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। कौन सी गैस देती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं CO2। क्या कहते हैं, CO2। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है जो ओजोन परत पाई जाती है वो वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल आदर्श मंडल कहलाता है, तो ये समताप मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो यहाँ पर बताना है प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है। तो यहाँ पर बताना है जो समुद्र का पानी होता है उसमें लवणता का कारण क्या होता है, तो उसमें होता है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड किस में पाया जाता है, तो ये नमक में पाया जाता है। और अगर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या 24 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जोड़ों में कितनी संख्या होती है, तो जोड़ों में तो 12 जोड़े हो जाएंगे। कितने जोड़े हो जाएंगे, 12 जोड़े में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। तो यहाँ पर बताना कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर बताना है जो प्रकाश का वेग होता है सबसे न्यूनतम किस में होता है, तो ये कांच में होता है। किस में होता है, कांच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर बताना है जो हंसाने वाली गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका नाम रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। उसको क्या कहते हैं, N2O। क्या कहते हैं, N2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो यहाँ पर बताना है जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो उसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर बताना है जो हमारे भोजन में जो लौह तत्व पाया जाता है उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो उसका प्रमुख स्रोत पालक होता है। क्या होता है, पालक। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो ये सोयाबीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर बताना है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैगनी रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य कम होता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो ये लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है सबसे ज़्यादा। अगर सबसे कम पूछा जाए तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का, और सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। चलिए आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा होता है? तो यहाँ पर बताना विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो यहाँ पर बताना जो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेन हाक ने लगाया था। किसने लगाया था? ल्यूवेन हाक ने लगाया था सर्वप्रथम जीवाणु का पता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। तो यहाँ पर बताना है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा होता है? तो ये समताप मंडल होता है। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है। तो यहाँ पर बताना है जो सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, सार्वभौम या सर्वग्राही, इसी को सर्वग्राही कहते हैं, तो ए बी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन सा होता है? तो ये ओ ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? ओ ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? ओ ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग से बचने के लिए लोहे पर कलई की जाती है। तो यहाँ पर बताना है जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी कलई की जाती है? तो ये तो किसकी कलई की जाती है? तो ये जस्ता की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांगा मिश्र धातु है। तो यहाँ पर बताना है कि रांगा किसका मिश्र धातु होता है? तो ये टिन और शीशे का होता है। किसका होता है? रांगा टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है। तो यहाँ पर बताना है कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो ये आँखों की बीमारी। किसकी? आँखों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी की इकाई है। तो यहाँ पर बताना है कि हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी ये प्रेरकत्व की इकाई है। किसकी? ये प्रेरकत्व की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण। तो यहाँ पर बताना है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ये ग्लूकोज का अपक्षय होना है। क्या है? ग्लूकोज का अपक्षय होना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लाल निकलती है? तो यहाँ पर बताना है मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लाल निकलती है? तो ये लगभग 1.5 लीटर लाल निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य घेंगा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथ के कारण होता है? तो यहाँ पर बताना है जो सामान्य घेंगा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथ के कारण होता है? तो ये थायराइड ग्रंथ के कारण होता है। किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथ के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होती है? तो यहाँ पर बताना है कि वसा जो होती है मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होती है? तो ये त्वचा के नीचे संग्रहित होती है वसा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना कि नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्रेटिनोफिलिक। क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर बताना है कि दूध से क्रीम अलग करने पर दूध की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बताना है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रांसफार्मर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो यहाँ पर बताना है किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जाता है? तो ये द्रव पर दाब कम करके। कैसे कम किया जाता है? द्रव पर दाब कम करके कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितना है? तो यहाँ पर बताना है चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितना कम होती है? तो ये 1/4 कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असुर गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि असुर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोपिक्रेन। क्या होता है? क्लोरोपिक्रेन। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl3NO2। क्या होता है? CCl3NO2। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूजों का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो यहाँ पर बताना है जो फ्यूज होता है किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो ये तांबा, टिन और सीसा का। किसका होता है? तांबा, टिन और सीसा का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो यहाँ पर बताना है जो अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? जो अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके प्रभाव के कारण होता है? तो ये अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण। अल्ट्रावायलेट रे को हिंदी में कहते हैं परावैंगनी किरणें। ये परावैंगनी किरणें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये ओजोन परत में पाई जाती हैं। ये ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है जो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में पानी की मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? जो दूध में जो पानी मिलाया जाता है उसकी जांच किस यंत्र से की जाती है? उसकी जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? लैक्टोमीटर से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो यहाँ पर बताना है जो किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो ये लाल मिट्टी में होती है। सिलिका और आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक कोर किसका बनता है? तो यहाँ पर बताना है जो पृथ्वी का आंतरिक कोर होता है किसका बना होता है? तो ये निकेल और लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? निकेल और लोहा का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर बताना है जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो यहाँ पर बताना है कि मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये पीलिया प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? पीलिया प्रभावित करता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मलेरिया रोग किससे होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज की मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर 201, सूर्य में कौन सतत सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि सूर्य में कौन सतत सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए इसी के साथ साइंस के टॉप 201 प्रश्नों की रामबाण सीरीज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।